दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। सच्चाई को दबाने की, मिटाने की, कुचलने की कितनी ही कोशिश की जाए, लेकिन एक न एक दिन सच्चाई और हकीकत जरूर सामने आती है। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर सच्चाई को कितना भी आप साथ पर्दों में भी रख लें तो हकीकत बाहर आने से आप नहीं रोक सकते। वो कैसे भी पर्दे फाड़ कर, चीर कर जरूर बाहर आएगी। जी हाँ, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जिस तरह से 8 किसानों की या 8 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 4 किसान भी शामिल हैं और एक पत्रकार शामिल है। इसके अलावा 3 बीजेपी के कार्यकर्ता भी बताए जा रहे हैं। दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से, सरकार की एजेंसी की तरफ से, पुलिस की तरफ से, मीडिया की तरफ से भरसक कोशिश और प्रयास किए जाते हैं कि इस मामले को किसी भी तरह से दबाया जा सके। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो वायरल होती है जिसमें आपने देखा होगा या आप देख सकते हैं कि कैसे एक थार जीप आती है और जो किसान जा रहे हैं प्रदर्शन करते हुए, बिल्कुल सीधे, उनके हाथ में सिर्फ झंडे हैं और उन्हें ये रौंदती हुई, कुचलती हुई, टक्कर मारती हुई चली जाती है। क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पे जो सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, उसमें कहा था कि यहाँ पे कुछ उपद्रवी तत्व शामिल हैं। इसमें बेटे कह रहे थे, उनका जो बेटा शामिल है वो कह रहा था कि इसमें खालिस्तानी तत्व मौजूद है। लेकिन आप देख सकते हैं और इस वीडियो से साफ तौर पे जाहिर होता है कि कोई कुछ शामिल नहीं था। नॉर्मली प्रदर्शन करते हुए हाथों में झंडा लेकर किसान जा रहे थे और पीछे से एक थार जीप आती है और उन्हें टक्कर मारते हुए चली जाती है। इसके अलावा उसके पीछे एक फॉर्च्यूनर कार भी आती है और वो भी सीधी सीधी चली जाती है। उसके बाद वहां पे सुनने में आया कि हिंसा बढ़ी थी और उसमें और लोग भी मारे गए थे। लेकिन आप देख सकते हैं साफ तौर पर जाहिर हो गया, जो मिनिस्टर की कई बात थी, जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी कह रहे थे, वो साफ तौर पे गलत साबित हो रही है। और हर तरफ लेकिन उसको यही कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, मैं आपसे बता चुकी हूँ कि मैंने वीडियो में भी, जो पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि 24 घंटे तक तो मीडिया आर्यन खान को ही दिखाती रही ड्रग्स, कि उनके इतनी ड्रग्स बरामद हुई और पूरे मसले को, इस गंभीर मसले को भरसक कोशिश की जा रही थी कि इसे किसी भी तरह से छुपाया जा सके। लेकिन ऐसे में सच्चाई की ये वीडियो अब वायरल होती है, किसी ने बना ली वहां पे खड़े होके और ये बहुत कुछ बयान कर रही है। आप इसे देख सकते हैं। इस सब के बीच इस पूरे मसले के लिए विपक्ष के तमाम लोग पहुंचते हैं, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल थी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम तरह के विपक्ष के लोग वहां पे लखीमपुर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी को वहीं पर रोक लिया जाता है, उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। वो जिस गेस्ट हाउस में ठहरती हैं उसके चारों तरफ ड्रोन से उन पर जबरदस्त निगरानी रखी जाती है और जितने भी विपक्षी नेता वहां जाने की कोशिश करते हैं, पूरी पुलिस चौकसी तैनात रहती है। शायद अगर मुजरिमों को पकड़ने की इतनी जद्दोजहद की जाए तो उन्हें बहुत जल्द नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर राहुल गांधी कल पहुंचते हैं तो उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। इन तमाम जो दबाने की मुद्दे को कवायद है वो जारी रहती है। उधर पत्रकारों के लिए इतना मुश्किल हो गया है खबर वहां से लेकर आना, क्योंकि पूरे इलाके का इंटरनेट हमेशा की तरह से जब भी कुछ होता है बंद कर दिया जाता है। खबर देने के लिए कम से कम 150 या 200 किलोमीटर दूर किसी दूसरे जिले में आकर खबर पहुंचाने का उन्हें तब चांस होता है कि वो अपनी खबर को ट्रांसफर कर सके, क्योंकि उस पूरे इलाके का इंटरनेट बंद रहता है 150-200 किलोमीटर की दूरी पर। तो इतना मुश्किल है वहां से जो पत्रकार जा रहे हैं कवरेज करने के लिए, उन्हें इतना टाइम फिर दूसरी जगह जाए तब जाके आप तक वो खबर पहुंचाई जाती है। हर तरह से कोशिश की जाती है कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जाए, उन्हें दबाने की कोशिश की जाए। अगर मीडिया फिर दिखाती भी है कोशिश, तब भी ये कोशिश की गई थी। उन्होंने पूरा दिन 24 घंटे आर्यन खान में निकाल दिया था। उसके बाद कोशिश की गई थी कि फिर मंत्री के बेटे को बचाने की कोशिश की गई कि उनका पक्ष रख के दिखाया जा रहा था, किसानों के बजाय मंत्री के पक्ष, उनका जो पक्ष है उसको ज्यादा रखा जा रहा था और कोशिश की जा रही थी कि उन्हें किसी भी तरह से बचा लिया जाए। इतना सब कुछ हो रहा था दोस्तों, चारों तरफ किसानों की बता लिया 10 साढ़े 10 महीने से ज्यादा से वो प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आजाद भारत में उन्हें
कुचला भी गया, जो कि पहली बार हुआ है इस तरह का अत्याचार, जिसे क्या नाम दिया जाए, कहना भी मुश्किल है। दूसरी तरफ लखनऊ में हमारे प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और आजादी का उत्सव मनाने के लिए, आजादी का अमृत उत्सव उस प्रोग्राम का नाम था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर पहुंचते हैं। उसमें बताया जा रहा है कि केंद्र के कई बड़े बड़े मंत्री भी थे, इसके अलावा मुख्यमंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल थे। जहां पे भाषण दिया प्रधानमंत्री ने, पूरी कोशिश हुई कि 75 साल आजादी के, और उसके अलावा उसमें यूपी का क्या योगदान रहा, यूपी का जो राम राज्य है उसे दिखाने की कोशिश हो रही थी। उसके अलावा यूपी का सुशासन को दिखाने की कोशिश की गई, और इसी पे पूरी तफसील जारी रही। लेकिन एक भाषण या एक शब्द भी प्रधानमंत्री ने उन किसानों पर या अपने नेता जो उसमें मारे गए उन पर भी नहीं कहा। एक शब्द उनके मुंह से किसानों के लिए नहीं निकलता है, या चीफ मिनिस्टर के मुंह से भी नहीं। और उधर थोड़ी दूर पर ही ये हो रहा था, और कुछ दूर प्राइम मिनिस्टर क्या उन लोगों के पास नहीं जा सकते थे जो लोग मारे गए हैं? अगर विपक्ष उन्हें सांत्वना या ढांढस देने के लिए जाता है तो उसे रोक लिया जाता है, मीडिया की कवरेज नहीं करने दिया जाता, उसे रोका जाता है। इसके अलावा जो बेटे का नाम है और जिस मंत्री के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, 2 मिनट में वो सबक सिखा रहे थे, वो अजय मिश्रा टैनी गृह मंत्री से मिलने के लिए गृह मंत्रालय पहुंच जाते हैं। पता नहीं अमित शाह से मिलने के लिए वो गृह मंत्रालय इस्तीफे के लिए पहुंचते हैं या फिर शाबाशी के लिए, क्योंकि उन्हें याद होगा कुछ दिन पहले एक मिनिस्टर ने गोली मारने के जैसा भड़काऊ भाषण दिया था, उसके बाद भी वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो कह देंगे कि बस वो जब मिनिस्टर है तो मुझे क्या जरूरत है इस्तीफा, मैं किस बेस पर इस्तीफा दूं, मैंने भी तो यही सब कहा है। तो पता नहीं वो गृह मंत्रालय किस इरादे से जाते हैं। लेकिन पूरे मामले में कोई सुनवाई नहीं, कोई कहने वाला अभी तक एक आदमी की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई है। बाकायदा गृह मंत्री से और मिलने के लिए चले जाते हैं। लगता नहीं है कि उनका इस्तीफा किसी हाल में भी लिया जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद मंत्री के बेटे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा और कुछ भी एक आदमी भी नहीं गिरफ्तार हुआ है। आपको दोस्तों याद होगा, अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है, मनीष हत्याकांड हुआ, जिसमें बहुत ही बेदर्दी और बेरहमी से पुलिस ने मनीष की हत्या कर दी थी। जबकि मनीष को बताया जा रहा था कि वो बीजेपी का फैन था, प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी का एडमायरर रहा है, लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन इंसाफ के नाम पर वहां भी एक आदमी की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और इस मामले को भी 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी। क्या पुलिस पोस्टमार्टम से इतना भी नहीं पता लगा सकती कि उस रात उस जगह पर जब वो गाड़ी थी उसमें मिनिस्टर का बेटा था या नहीं था? क्या फोन रिकॉर्डिंग से इतना नहीं पता चल सकता? लेकिन अभी तक बिल्कुल खामोश है। इतना सब कुछ हो गया, बस एक चीज आ जाती है इंसाफ के नाम पर, वो चीज होती है मुआवजा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 22 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा जो वहां पर अपोजिशन की, अगर विपक्ष की बात की जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और उसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। क्या हमारा इंसाफ सिर्फ मुआवजे पर आकर जो केंद्रित हो जाता है? सिर्फ मुआवजा मतलब इंसाफ, इंसाफ मतलब मुआवजा। तो कोई भी हत्या हो, कुछ भी हो, किसी के साथ भी अत्याचार या दुराचार हो, आप मुआवजा दे दें और बस इंसाफ मिल गया। क्या यही इंसाफ का तराजू है? क्या अदालतें इसीलिए हैं कि उनको बस मुआवजा प्रोवाइड कराया जा सके? इसके अलावा जो कातिल हैं, जो मुजरिम हैं, वो जेलों में ना जाए, हर तरह से उन्हें बचाने की कोशिश की जाए और मुआवजा दे के सारा इंसाफ ठीक हो जाए, कि इंसाफ का दूसरा नाम अब मुआवजा हो गया है। ऐसे में क्या जरूरत है अदालत की, क्या जरूरत है पुलिस की? बस मुआवजा दे दें, बात खत्म हो जाती है। और एक चीज दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल है कि जो ये आजकल कुछ सालों में आपने देखा होगा, अगर कोई भी ऐसी वारदात होती है, कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, किसी के साथ अत्याचार होता है, दुराचार होता है, अगर अपोजिशन वहां पर जाता है तो कोशिश की जाती है कि उसे राजनीति का नाम दिया जाए। मीडिया की भरसक कोशिश होती है, जो जबान सत्ताधारी लोग बोलते हैं कि राजनीति कर रही है, सेम जबान मीडिया की तरफ से आती है कि इसमें राजनीति हो रही है। मेरा सवाल है यहाँ पर
क्या राजनीति होना इतनी बुरी बात है? अगर कोई आपके हक की लड़ाई, हक की आवाज बन रहा है, अगर ये राजनीति है, तो इस राजनीति में कौन सी बुराई है? क्या बुराई है इस राजनीति में? अगर आपकी जरूरत के लिए कोई राजनीति कर रहा है, सपोज कीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको देती हूँ, अगर कोई आपके लिए बिजली प्रोवाइड करा रहा है, वोट के खातिर कोई नेता या कोई भी पार्टी बिजली प्रोवाइड, हॉस्पिटल प्रोवाइड करा रही है, आपको अच्छी एजुकेशन के लिए स्कूल या कॉलेजेस प्रोवाइड करा रही है, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा रही है कि उनको वोट मिले, लोगों को इसका फायदा हो, तो ऐसी राजनीति में फिर क्या परेशानी है? इसके अलावा सेम चीज इंसाफ के लिए, अगर कोई इंसाफ दिलाने के लिए राजनीति कर रहा है, तो फिर राजनीति में क्या परेशानी है? राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति ही करेंगे। क्या बीजेपी 7 साल पहले अगर कोई मुद्दा होता था तो उस पर प्रदर्शन नहीं करते थे? उस टाइम पे जो सत्ता में कांग्रेस थी या यूपीए था, अगर वो कुछ गलत या उल्टा सीधा बिल पास करते थे या किसी मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते थे, तो क्या ये लोग जाके प्रदर्शन नहीं करते थे? अब अगर कोई भी विपक्ष आके सत्ताधार पार्टी पे कोशिश करता है कि उस पर प्रेशर डाला जाए जिससे वो कार्रवाई करे, तो वहां पे राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। अगर राजनीति हो रही है तो क्या बुराई है ऐसी राजनीति में? आप भी कर लीजिए ऐसी। अगर कोई किसी को ढांढस बताने के लिए, किसी को सांत्वना देने के लिए, जो उस दर्द से गुजर रहा है, अगर जाके उसके सिर पे हाथ रख देता है, उसे ढांढस दिलाता है, तो क्या परेशानी है ऐसी राजनीति में? क्यों हर तरफ कोशिश की जाती है कि राजनीति का नाम देके हर मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जाती है? हमारी मीडिया का तो काम ही हो गया है मेन मुद्दों को भटकाना और बेवजह के मुद्दों को तूल देना और हर तरह से अपने आकाओं को बचाने की कोशिश और तमाम सवालों के घेरे में विपक्ष को लाके खड़ा कर देना। यही हमारी मीडिया, जिसे द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसका यही काम हो गया है। अब और तो कुछ काम रहा ही नहीं है इनका। बस यही है कि किसी भी तरह से जो भी गाज है वो विपक्ष पे ही गिरानी है और हर सवाल से, हर परेशानी से, हर तरह की समस्या से जो है वो सत्ता दल को आजाद कराना है और तमाम गाज जो है वो या तमाम मुद्दा उसी के सर, विपक्ष के सर बोलना है। यही इनका एजेंडा बन गया है, यही इनका काम बन गया है, यही इनका टारगेट हो गया है। आपने देखा भी होगा किस तरह से हमारी चापलूस और चाटुकार मीडिया ने इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश करी और जब दिखाने की भी कोशिश की तो सत्ता ही दल के सपोर्ट में, मंत्री के बेटे के सपोर्ट में आ गए और प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं कि भाई आप इतने वहां पर जाते हैं और आप एक लफ्ज नहीं कहते उन लोगों के बारे में, किसानों के बारे में जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, जिसकी वजह से हम 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। उनके लिए एक वर्ड, एक लफ्ज आपकी जबान से नहीं निकलता है, चीफ मिनिस्टर की जबान से नहीं निकलता है और आप कुछ ही दूर पर चले जाते हैं। और ऐसा अब नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। जब लोग मर रहे थे यूपी में डेंगू बुखार से, तब भी प्राइम मिनिस्टर बराबर में ही किसी कार्य में बिजी थे। दोस्तों, यूपी में इलेक्शन भी है बहुत जल्द और जो पिछले चुनाव हुए थे, तो ये जो एरिया है लखीमपुर खीरी, ये यूपी का सबसे बड़ा जिला है। यूपी के जो 75 जिलों में सबसे बड़ा है और इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बीजेपी के लिए। ज्यादातर इसमें ब्राह्मण लोग हैं, सिख भी हैं और किसान इसमें बहुत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को इन तमाम जो इलाका है लखीमपुर खीरिया, इसके आसपास, वहां से बहुत ज्यादा तादाद में वोट मिले थे। अगर 2012 के मुकाबले की बात की जाए तो 2017 में और भी ज्यादा वोट मिले थे। तो हो सकता है यही वजह हो कि एक जिले से दूसरे जिले में खबर ना पहुंचे, जो इन्होंने नेट बंद किया है, क्योंकि नेट से, इंटरनेट से तो बहुत जल्दी एक खबर दूसरी जिले में पहुंच जाती है। तो हो सकता है ये वजह हो कि ताकि खबर आसपास ना पहुंच पाए, उसे दबाने की कोशिश की जाए, इसीलिए नेट का सहारा लिया, क्योंकि ये जिला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीजेपी को बहुत भारी तादाद में इस लखीमपुर खीरी और उसके अलावा जो पीलीभीत और आसपास के इलाकों से काफी वोट मिले थे। और अभी भी यूपी में इलेक्शन है तो कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसका असर इलेक्शन पे पड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो कोशिश है कैसे भी इसको दबाने की, मिटाने की कोशिश की जाए और फिर कोई मुद्दा, सांप्रदायिक मुद्दा हाथ लग जाए और उसी पे फोकस किया जाए, क्योंकि इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं इस मुद्दे से।
इसीलिए प्राइम मिनिस्टर भी एक बात नहीं कहते, क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही सवालों के घेरे में आएंगे। तो अच्छा है कैसे भी ढक छिप के इस मुद्दे को रफा दफा कर दिया जाए। आपको बता देती हूँ कि मैं अगर कोई और भी इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं, जैसे अजय मिश्रा टेनी ने भाषण दिया था, उसके अलावा दिल्ली में जब शाहीन बाग हो रहा था वहां पे आंदोलन में, वहां भी कई नेताओं ने गोली मारने जैसे नारे दिए थे। लेकिन अगर सेम मसला यूपी में हुआ तो डॉक्टर कफील के ऊपर भड़काऊ भाषण देने के उसमें 7 महीने से भी ज्यादा उन्हें जेल में रखा गया। क्या अजय मिश्रा को या किसी को जेल में रखा जाएगा? यकीनन नहीं। उन्हें तो कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है और प्रमोशन मिलती है ऐसा करने के बाद। ये तो आपने देख ही रखा होगा। जबकि डॉक्टर कफील खान को बच्चों की उन्होंने हिफाजत करी, लेकिन उन्हें उसके बदले में क्या मिला? जेल की सुराख। उनके पीछे एनएसए और यूएपीए लगाया गया। जबकि हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में माना कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके बयान में कुछ भी भड़काऊ नहीं था और उन पर अवैध यूएपीए लगाया गया, अवैध एनएसए लगाया गया। यूपी में आप देखते हैं अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी कहता है, आपने कितने केस देखे होंगे कि उसके पीछे एनएसए या यूएपीए लगा दिया जाता है और उन्हें फिर भर के जेलों में ठूस दिया जाता है। उसके बाद मुकदमा करते रहे आप और उसमें सालों निकल जाते हैं। डॉक्टर कफील खान को भी 7.5 महीने जेल में रहना पड़ा था, जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा था, जबकि उन्हें गुनाह कुछ भी नहीं था। कोशिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर की चुप्पी टूटे, इस पूरे मामले पर इंसाफ मिले और जो वो इंसाफ का तराजू है उसमें जो मुजरिम है, जो एक्यूज्ड है, उनका नाम शामिल हो और हकीकत सामने आए। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, मुत्तफिक हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।